रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा की शादी दिलीप नाम के लड़के से हो जाती है, जहां उसकी सास विमला की कम उम्र में शादी होने के कारण विमला राधा की तरह ही जवान लगती थी और कहने को विमला राधा की सास थी। राधा और विमला दोनों ही श्रृंगार का बहुत शौक रखते थे। ऐसे ही समय बीतता है और राधा के सर पर मानो जैसे दुखों का कहर टूट गया हो। एक कार एक्सीडेंट में राधा के पति का देहांत हो जाता है। अब तो राधा का बुरा हाल था। ऐसे ही समय बीतता है और राधा विधवा की तरह रहने लगती है, सफेद साड़ी पहनने लगती है। लेकिन राधा की सास सरला मानो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रोज लाल, हरा, पीला जैसे रंगों की साड़ी पहनती और भर भर कर वो मेकअप करती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सरला तैयार होकर बाजार जा रही थी कि उतने में ही उसकी पड़ोसन विमला सरला को देखकर कहती है, अरे सरला, कहाँ जा रही है इतना तैयार होकर? तेरी बहू राधा वो ठीक है? बेचारी पर तो दुखों का कहर ही टूट गया। बेचारी की अभी उम्र ही क्या थी जो भगवान ने उसे ये दिन दिखा दिया। अब क्या कहूँ विमला, जो किस्मत में लिखा था वो तो नहीं बदला जा सकता ना। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही है तू, लेकिन तू मेरी बात सुन। देख, मेरी बातों का बुरा मत मानियो, लेकिन तू जो इस तरह से अपने विधवा बहू के आगे सज धज रही है वो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उस बेचारी को तो तुझे देखकर भी बुरा लगता होगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। अब तू ये मेकअप करना थोड़ा कम कर दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं कौन सी बुढ़िया हो गई हूँ जो मैं ये सब लगाना छोड़ दूं? और मेरा पति अभी जिंदा है, मैं क्यों नहीं लगाऊंगी ये सब? मुझे तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये सब करना ही पड़ेगा ना। सरला, तो मैं कौन सा तुझे मना कर रही हूँ, पर तू थोड़ा कम कर ही सकती है। बहू का पति और तेरा जवान बेटा चला गया और तुझसे तेरी जवानी ही नहीं संभली जा रही। अब इतना मेकअप करना तुझे शोभा नहीं देता। तुझे जो सोचना है तो सोच, लेकिन मैं तो ये सब नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं है मेरे मेकअप से। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सरला को अपनी पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना था। वो बहुत ज्यादा तैयार होकर नीचे आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तैयार नहीं हुई? हमको आज पड़ोसी के यहाँ शादी में जाना है। अरे जल्दी तैयार हो जा। अपनी सास की बात सुनकर राधा अपने कमरे में जाती है और एक सफेद साड़ी पहनकर आ जाती है। राधा कुछ भी मेकअप नहीं करती और ना ही कोई भी गहने पहनती है। थोड़ी देर बाद राधा और उसकी सास सरला शादी में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शादी में सब सरला और उसकी बहू राधा को घूरने लगते हैं। राधा और उसकी सास सरला को ये बात समझ में नहीं आती कि सब लोग उन्हें क्यों घूर रहे हैं। राधा जाकर चेयर पर बैठ जाती है कि इतने में उसके बगल में दो औरतें आकर उसकी सास का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे देखो तो जरा, अभी सरला के बेटे को खत्म हुए कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और इधर इसकी जवानी खत्म नहीं हो रही है। कम से कम अपनी विधवा बहू के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए ना ही उसके ऊपर क्या ही बीतेगी अपनी सास को ऐसे देखकर। अभी तो इसको अपनी बहू का सहारा बनना चाहिए, लेकिन इससे तो अपनी जवानी और इसका मेकअप कम नहीं हो रहा है। अपनी बहू को क्या खाक देखेगी? राधा ये सब सुन ही रही थी और उसको ये सब सुनकर रोना आ रहा था और उसको रोता देखकर उसकी सास सरला वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू हुआ क्या? क्या बात हो गई? तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ बोला क्या? अरे कुछ बोलेगी भी। अरे तेरी बहू क्या बोलेगी? तेरी बहू को उसके पति की याद आ रही है और तुझे थोड़ा सोचना चाहिए ना। तू खुद इतना तैयार होकर आ गई है, तुझे अपनी बहू के हाथ में एक कंगन तक नहीं डाले गई। तू खुद इतना पहनकर आई है जैसे तेरी ही शादी हो यहाँ। अरे अभी तेरी बहू की उम्र ही क्या है? बेचारी के सर पर इतनी कम उम्र में दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस बेचारी पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तुझे सिर्फ अपना मेकअप दिखता है। कम से कम अपनी बहू का तो सोच। अब तेरी उम्र हो गई है और तेरा जवान बेटा खत्म हुआ है, लेकिन तुझसे तो खुद की ही जवानी का खत्म नहीं हो रही है। तू अपनी बहू को क्या देखेगी? सरला चुपचाप ये सब सुन रही थी और कुछ देर बाद वो अपनी बहू को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो रोते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तेरे बारे में नहीं सोचा।
अपने मेकअप के चक्कर में मैंने कभी ये नहीं देखा कि तू क्या पहन रही है क्या नहीं, तुझ पर क्या बीत रही होगी क्या नहीं। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे दुखों को कभी समझ ही नहीं पाई। इतना कहकर सरला अपने कमरे से सारा श्रृंगार का सामान और अपनी साड़ी लेकर नीचे आती है और घर के बाहर निकलकर अपने सारे सामान को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने लगती है। तभी राधा अपनी सास के हाथ से माचिस को छीनते हुए उससे कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हो? क्या आपको अंदाजा भी है इस बात का कि आप अभी इतना बड़ा अपशगुन करने जा रही थी? नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मुझे यही करना चाहिए क्योंकि जब तक ये सब रहेगा मैं ऐसे ही तैयार होती रहूंगी, इसलिए इसको आग लगा देना ही ठीक है। और बहू मैं आज के बाद कभी मेकअप नहीं करूंगी। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हो? विधवा मैं हूँ, आप नहीं। आपको पूरा हक है मेकअप करने का, लाल रंग पहनने का। आप लोगों की बातें सुनकर अपने सुहाग की चीजें जलाने जा रही थी। माँ जी ये सब करके क्या होगा? क्या मेरे पति वापस आ जाएंगे? क्या मैं सुहागन हो जाऊंगी? क्या आपका बेटा वापस आ जाएगा? नहीं ना माँ, मैं विधवा हूँ और मैं ऐसे ही रहूंगी। लेकिन इसमें आपका क्या कसूर है माँ जी? आप तो सुहागन हो ना। नहीं, मुझे नहीं होना तैयार, नहीं करना मुझे कोई साज श्रृंगार। मुझे तुझे ऐसे तकलीफ देखकर खुद भी बुरा लगता है। मैंने कभी तेरे लिए नहीं सोचा, लेकिन अब सोच रही हूँ और ये सब तुझे देखकर क्या बीतती होगी मुझे पता चल रहा है अब। माँ जी मुझ पर कुछ नहीं बीत रही और ना ही मुझे किसी चीजों से तकलीफ है। आप इतना मेकअप करती हो या कितने गहने पहनती हो, कुछ भी करती हो, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। विधवा मैं हुई हूँ, आप नहीं। आपको पूरा हक है सब कुछ करने का। आप सबकी सोचोगे तो आप सबको खो दोगे इस दुनिया की भीड़ में। और रही बात लोगों की, तो लोग तो कुछ कहेंगे ही ना, क्योंकि उनका काम ही यही है। आपको जो ठीक लगता है आप वो पहनो, सब करो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। सरला अपनी बहू की बात मानकर सारा सामान उठाकर कमरे में आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। अगले दिन सुबह सरला अपनी अलमारी में से एक सुंदर सी साड़ी लेकर अपनी बहू राधा के कमरे में आती है और उसे कहती है, बहू ये ले, आज ये तो सफेद साड़ी नहीं पहनेगी। जब तेरा खुद का कहना है कि लोग तो बोलेंगे ही, तो आज से तू भी लोगों का नहीं सोचेगी और तू आज से ये सब पहनेगी। और बहू अभी तेरी उम्र ही क्या है जो तू ऐसे सफेद साड़ी पहनती रहती है? तू कब तक रहेगी ऐसे? जिसको जाना था वो चला गया बहू, लेकिन बहू वो जहाँ कहीं होगा तुझे ऐसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसलिए बहू तू खुश रहा कर। आज से तू ये सफेद साड़ी नहीं पहनेगी। ये ले, ये कुछ कंगन है सोने के, ये तू 2-2 कंगन डाल ले अपने हाथों में। और जब अब मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती तो तू खुद को ऐसे तकलीफ कब तक देती रहेगी? अब बस, अब और नहीं। अपनी सास सरला की बात मानकर राधा अपनी सास की दी हुई साड़ी और कंगन लेकर जाती है और कुछ देर बाद राधा अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनकर आ जाती है। उसको ऐसे देखकर उसकी सास राधा से कहती है, बहू तूने मेरी बात को माना और समझा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। और बहू तुझे बड़े दिन बाद रंग वाली साड़ी में देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ। तू बहुत खूबसूरत लग रही है बहू, आज से तू ऐसे ही रहना। ऐसे ही समय बीतता है और अब सरला अपनी बहू के साथ मिलकर रहती और उसके दुख सुख का साथी बनकर उसका जीवन भर साथ निभाती। अरमान और सिया अपने कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन अरमान सिया से बोलता है, सिया सुनो, अब मैं तुमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ तो ठीक है ना, आ जाओ मेरे घर रिश्ता लेकर। मैंने तो पहले ही माँ पापा को सब बताया हुआ है। यार तुम जानती हो ना, मेरी एक नहीं तीन माँ हैं। जानती हूँ, तीनों बहनें हैं और उन तीनों ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। बस एक बात कहूँगा कि हर बार बहू की एक ही सास होती है, पर तुम तिड़वा सास की इकलौती बहू बनोगी। तुम भी मेरे घर को वैसे ही जोड़े रखना जैसे मेरी 3 माओं ने जोड़ा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम शादी कर लो। इतना कहकर सिया अरमान को हक कर लेती है और अरमान अपनी तीनों माओं अनीता, मंजू और नीता को लेकर सिया के घर जाता है। दोनों घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देती हैं और कुछ ही महीनों बाद सिया की अरमान से धूमधाम से शादी हो जाती है।
सिया खुद को अपनी तीनों सास के हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक सुबह जब सब नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, तभी सिया सभी को नाश्ता परोसती है और अनीता बोलती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? ये ऑमलेट क्यों रखा हुआ है मेरी थाली में? जानती नहीं हो कि मुझे शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद है? माफ करना माँ जी, ये तो मैंने मंजू माँ जी के लिए बनाया था। माँ जी ये लीजिए, ये आपकी थाली है। हरे राम बहू तूने ये सारा खाना एक साथ बनाया है? जी माँ जी, एक साथ बनाया है। नहीं, मुझे नहीं खाना। एक काम करना, सबको खिला दे, उसके बाद नहाकर पूरी रसोई साफ करके मेरे लिए नाश्ता बनाना, समझ गई? ओफो, क्यों परेशान कर रही हो बहू को? आपको ये नहीं खाना तो मत खाओ, मैं आपको फल काट कर दे देती हूँ। मैंने किसी अंडे को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, पर बहू सुन, याद रखना मेरा कहना। सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता बनाना और अंडे के हाथ तो बिल्कुल भी मत लगाना। हाँ बहू, तू नहीं है ना, मैं सब समझा दूंगी। अरे ऑमलेट तो एकदम मस्त बना है, मजा ही आ गया। मांसाहारी कहीं की। जैसे तैसे सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ एक तरफ अनीता हमेशा ही सिया को पूजा पाठ, व्रत रखना, गीता पढ़ना आदि जैसे ज्ञान देती थी, तो वहीं मंजू उसे चिल करना सिखाया करती थी। पर उसकी तीसरी सास नीता सबसे अलग थी। वो घर बाहर के कामों में और रसोई में भी सिया की मदद किया करती थी। साथ ही वो उसे हर चीज प्यार से समझाया करती थी। ऐसे ही एक रात जब सिया घर की सारी लाइट ऑफ करके अपने पति के पास रूम में जा रही थी, तभी उसकी नजर मंजू के कमरे पर जाती है, जहाँ कुछ रंग बिरंगी लाइट्स आ रही थी। वो जैसे ही कमरा खोलती है तो देखती है कि मंजू हाथों में जाम लिए बेड पर चढ़कर गा रही थी। कोई मुझे चंगुली कहे, कहने को कहता रहे। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात को? अरे मेरी सिया बहू, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, जिंदगी का मजा ले रही हूँ। तुझे पता है मैं क्या सोचती थी? क्या माँ जी? सिंपल, 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है। यही सोच के मैंने 45 साल बिता दिए। माँ जी संभालिए खुद को। हे भगवान, अगर बड़ी माँ जी को पता चला कि मंजली माँ जी ये सब कर रही हैं, तो वो मेरा और इनका शुद्धिकरण ही करवा देंगी। बहू सुन, आजा बेटा, तू भी पैग लगा ले, मजा आ जाएगा। फिर वो पागल ज्ञान की देवी अनीता दीदी भी तो आ जाएगी। जब देखो तब अपना धर्म का प्रचार देती है। हाँ माँ जी, वो मैं नींबू और नमकीन लेकर आती हूँ, फिर पैक लगाएंगे। इतना कहकर जैसे ही सिया कमरे के बाहर जाती है तो देखती है कि सामने नीता खड़ी है। इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, तभी नीता बोलती है, अब देखना बहू, 5 मिनट में तेरी ये मझली सास कैसे लुढ़क जाएगी। फिर इसका फैलाया हुआ रायता मुझे ही समेटना पड़ेगा। इसे तो सुबह से पहले होश नहीं आने वाला। नीता इतना बोल ही रही थी कि तभी कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आती है। सिया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मंजू जमीन पर पसरी हुई थी। नीता सिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर दोनों सारा कमरा साफ करती हैं और मंजू को बेड पर लेटाकर आराम करने के लिए चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं। एक सुबह अनीता सिया को आवाज देती है और कहती है, बहू मेरी बात सुन, आज मुझे मेरे गुरुवार के व्रत का उद्यापन करना है, तो घर पर कन्या बैठानी है, तो अच्छे से हलवा पूरी छोले सब बना देना। जी माँ जी, सब कर दूंगी। हाँ, भगवान का नाम लिया कर, मेरी तरह व्रत किया कर, पूजा किया कर, जल्दी घर में लाल गोपाल आ जाएगा। लाल गोपाल पूजा करने से नहीं, कुछ और करने से होता है। क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि मैं सारी तैयारियाँ कर लूंगी, ठीक है? सिया की बात सुनकर अनीता वहाँ से चली जाती है और सिया नहा धोकर कन्या का भोजन बनाने में लग जाती है। तभी वहाँ नीता आ जाती है और कहती है, बहू बेटा, कुछ मदद कर दूं तेरी? नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करो। वैसे तुझे पता है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि अरमान ने तुझे चुना है। तू अपनी दोनों सास को तो देख ही चुकी है। एक तो पूजा पाठ कर करके भगवान को सताती रहती है, तो दूजी खारे पानी में मिलाकर पैक बनाती है। जी माँ जी, पर दोनों माँ जी जैसी भी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। तू तो है ही प्यार करने लायक। मैं जानती हूँ दीदी तुझे कई बार सुना देती हैं, पर तू उन्हें पलटकर जवाब तक नहीं देती। माँ जी अब चिंता मत करो, तिड़वा सास की एक लौती बहू हूँ, अपने घर को कभी किसी की नजर नहीं लगने दूंगी।
जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर कन्या का भोजन बनाती हैं और कुछ ही देर में अनीता अपने सभी कन्या को लेकर वहां आ जाती है और सभी मिलकर अच्छे से कन्या जमा देती हैं। वक्त बीतता जाता है पर अब दिन पर दिन अनीता का सिया को रोकना टोकना बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते अब सिया को भी गुस्सा आने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब शाम को सिया सारा काम खत्म करने के बाद बैठी होती है, तभी अनीता कहती है, क्यों री बहू, तू आराम से क्यों बैठी है यहाँ पर? हाथ पैर में लकवा मार गया तेरे? अरे सारा दिन इधर उधर मंडराती रहती है। माँ जी, आपको सारे घर में मैं ही फ्री दिखती हूँ क्या? अरे किसने कहा कि भगवान के आगे सारा दिन धूप अगरबत्ती लेकर बैठे रहने से भगवान खुश होते हैं? अरे याद ही करना है उनको तो सच्चे दिल से नाम ले लो ना उनका। बहुत जुबान मत चला, समझ गई? आज तक कभी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। माँ जी तो कब तक चुप रहूं? अरे हद हो गई। घर में मेरी और 2 सास हैं, पर वो कभी आपकी तरह मुझे ताने नहीं देती। एक आप हैं जो सारा दिन राम नाम की माला जप कर भी घर में अशांति फैला के रखती हैं। सिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मंजू और नीता भी आ जाती हैं और कहती हैं, सही कह रही है बहू। अरे दीदी, हर किसी का जिंदगी जीने का अपना तरीका है, पाठ पूजा का अपना तरीका है, और आप तो बहू को इतनी जोर जबरदस्ती कर रही हो। हाँ दीदी, अरे आज तक आप जितना जैसे जो भी बोलती रही उसे वो सब करती रही। तारीफ करना तो दूर की बात है, आप हमेशा उसे उल्टा ही सुनाती रही। दीदी हम 3 हैं और वो 1, फिर भी वो हम तीनों के हिसाब से खुद को चला रही है बिना किसी डिमांड के, फिर भी आप उसे ऐसे कह रही हैं। अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिया को प्यार से गले लगा लेती है। और अब बाकी 2 सास की तरह अनीता भी सिया को खूब प्यार करती है। चंचल और ज्योति थी तो किस्मत से एक दूसरे की सौतन, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जो भी था उनकी मर्जी और रजामंदी से था। चंचल राजीव की पहली पत्नी थी, जिसकी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उसकी सास मालती अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के ज्योति को अपने घर ले आई थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दोनों किचन में काम कर रही होती हैं। तभी मालती अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि ताकि तुम्हारे काम बता सकूं, क्योंकि तुम दोनों आपस में ही खुसुर पुसुर करती रहती हो। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे की सौतन हो? माँ जी, मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि ज्योति मेरी सौतन है। और दूसरी बात, सौतन हम लोग अपनी किस्मत से बने हैं, इसमें हम दोनों में से किसी का भी दोष नहीं है, तो हम किस बात पर एक दूसरे से लड़े? माँ जी, वैसे आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी दोनों बहुएं सौतन होने के बाद भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहती हैं। घर में शांति का माहौल है। यही तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों घर में लड़ो, शांति का माहौल ना हो, ताकि मैं इस बांझ को हमेशा के लिए अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकाल सकूं। क्या हुआ माँ जी, आप मेरी बात सुनकर किस सोच में पड़ गई? आपने हमें सुबह सुबह यही कहने के लिए बुलाया था। नहीं, मैं क्यों सोच में पड़ूंगी। मैंने तो ये कहने के लिए बुलाया था कि ज्योति बहू, तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा। तुझे मेरे साथ मेरी सहेली के यहाँ जाना है, उसकी बहू की गोद भराई के फंक्शन में। हम अभी तैयार होकर आती हैं। चलो दीदी, आप भी। कहाँ चलो दीदी, तुझे समझ में नहीं आया? मैंने तेरा नाम लेकर बोला है। सिर्फ तू और मैं जाएंगे। जिसकी खुद की गोद सुनी हो वो किसी की गोद भराई के फंक्शन में क्या जाएगी? माँ जी, अगर ये बात है तो गोद तो मेरी भी नहीं भरी। तेरी और मेरे बेटे की शादी को अभी समय ही कितना हुआ है, जल्दी ही भर जाएगी। लेकिन ये तो 6 साल से यही है, लेकिन मुझे दादी होने का सुख आज तक नहीं दिया इसने। माँ जी, आप मुझे हमेशा बांझ होने का ताना क्यों मारती हैं? अब तो आपने इनकी दूसरी शादी भी करवा दी, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मुझे तेरे साथ बहस नहीं करनी है। ज्योति बहू, तू जाकर तैयार हो, पर चंचल बहू, तू जाकर राजीव के लिए नाश्ता तैयार कर, वरना उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मालती इतना कहकर ज्योति को लेकर वहाँ से चली जाती है और चंचल भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद ज्योति और मालती तैयार होकर फंक्शन के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी राजीव ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और दोनों को बाहर जाते हुए देखकर चंचल से कहता है, ये दोनों सास बहू की सवारी कहाँ जा रही है सुबह सुबह? वो माँ जी की कोई सहेली है, उनके घर गोद भराई का फंक्शन है, तो वहीं गई थी। तो उसमें ज्योति का क्या काम? वो तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं होगी। माँ जी ने उसे भी चलने को कहा था, इसलिए वो भी गई थी। उसे लेकर गई है तो तुम्हें भी लेकर जा सकती थी।
तुम अकेले क्या करोगी घर में? मुझे माँ का तुम दोनों के बीच में ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। और औरतों की बात को लेकर आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? आप नाश्ता कर लीजिए। नहीं, रहने दो यार, भूख ही नहीं है, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना, शाम को मिलता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ता है, उसके लिए सॉरी यार। राजीव इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और चंचल भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद चंचल हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी मालती और ज्योति फंक्शन से घर आती हैं। ज्योति आते ही सोफे पर लेट जाती है। उसकी खराब हालत देखकर चंचल कहती है, क्या हुआ ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? पता नहीं दीदी, बहुत चक्कर आ रहे हैं। प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दीजिए। इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को क्या बुलाना? बाहर गर्मी हो रही है इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। माँ जी फिर भी आगे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो बुला लेते हैं। मालती इतना कहकर डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाती है। डॉक्टर ज्योति का चेकअप करके सबको बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनते ही मालती की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझे इस दिन का कब से इंतजार है। जी हाँ, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ ही ये बहुत कमजोर भी है, इसीलिए आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। डॉक्टर आप चिंता मत करिए, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चंचल अपनी सौतन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन रात के समय सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक ज्योति के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और सभी लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां वो एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ज्योति कहती है, लो दीदी, अब आपको कोई बांझ नहीं कहेगा। मेरी बेटी आपकी भी तो बेटी है ना, आप भी तो इसकी माँ हो। तुम सच कह रही हो ज्योति, मैं तुम्हारी बेटियों को एकदम अपनी बेटियों की तरह प्यार करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे अपनी पोतियों को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। प्यार करने की तो दूर की बात है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आखिर कोई ना कोई रिश्ता इनका भी है चंचल के साथ। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन मैं इस बांझ का साया अपनी पोतियों पर नहीं पड़ने दूंगी, बस। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अब तो आप दादी बन गई हैं। अब तो आप चंचल को ताना मारना बंद करिए। नहीं करूँगी, ये है एक बांझ, तभी तो मुझे आज तक पोते पोतियों को सुख नहीं दे पाई। चुप हो जाइए आप लोग, हॉस्पिटल है ये। ज्योति के कहने पर सभी चुप हो जाते हैं और कुछ समय बाद ज्योति को हॉस्पिटल से लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है, लेकिन मालती चंचल को अपनी पोतियों को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उसके सामने आते ही वो उन्हें छुपा लिया करती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन ज्योति अपनी दोनों बेटियों को सोफे पर लेटा देती है और फोन पर बात करने लग जाती है। दोनों ही सोफे से गिरने ही वाली होती हैं कि तभी चंचल की नजर उन पर पड़ जाती है और वो भागकर उन्हें पकड़ते हुए गुस्से में ज्योति से कहती है, इतना भी फोन पर क्या बिजी होना कि अपने बच्चे का होश भी नहीं। अभी ये दोनों गिर जाती तो। दीदी, आपके होते हुए इनको कुछ नहीं हो सकता। माँ जी आपको इन्हें देखने नहीं देती हैं। मैंने तो सोचा इसी बहाने आप इन्हें उठाएंगी तो। देखो ज्योति, वो भी अपनी जगह ठीक है। अगर मैं बांझ नहीं होती, उन्हें दादी का सुख दे पाती, तो शायद ये सब होता ही नहीं जो आज हो रहा है मेरे साथ। दीदी आप गलत कह रही हैं। माँ जी की सिर्फ सोच पुरानी है और कुछ नहीं। और ये बात आप जानती हैं। मुझे ये पता है, मेरी बेटियों को आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। चंचल दोनों बेटियों को अपने गोद में लिए ज्योति से बात ही कर रही होती है कि तभी मालती अपने कमरे से नीचे आती है और अपनी पोतियों को चंचल की गोद में देखकर उसके हाथों से बच्चियों को छीनते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोतियों को हाथ लगाने की या इनके पास आने की भी? तू अभी निकल मेरे घर से। तू यहाँ रहेगी तो इनके पास आने की कोशिश करती ही रहेगी। बस करिए माँ जी, आप इन्हें कितना सुनाएंगी। इन्होंने मेरी बेटियों को सोफे से गिरने से बचाया है, इसीलिए वो उनके हाथ में थी। आप हमेशा उनको ताने मारती हैं, उनके सौतन होने के भी। लो, आज उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है और अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी उनके खिलाफ आपके मुंह से।
और रही बात दीदी के बांझ होने की, तो आज से मैं अपनी एक बेटी को चंचल दीदी को देती हूँ, अब उसे वही पालेंगी। ज्योति इतना कहकर अपनी एक बेटी को चंचल की गोद में डाल देती है। ये सब देखकर मालती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो चंचल से माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोबारा कभी चंचल को बांझ होने का ताना नहीं मारती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।